ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है जी टर्मिनल कैश फ्लो। उसके ऊपर टर्मिनल कैश फ्लो मैंने पहले बताया था, वो कैश फ्लो होता है जब आप प्रोजेक्ट वाइंड अप कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम रिप्लेसमेंट डिसीजन में थे, यानी कि जहाँ पर हम एक चीज़ की बजाय दूसरा एसेट ले रहे थे। इन दैट केस जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो भी उसी तरीके से निकलेगा। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। लेट मी शो यू इट्स फॉर्मेट मेरे सामने। द वेरी फर्स्ट इज आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यू एसेट। जब आप ज़रा लिक्विडेट कर रहे हैं तो फिर आप जो नया वाला एसेट है उसको भी आप बेच देंगे, ठीक। अब उसमें प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट आती है न्यू वन, और टैक्स प्लस माइनस होता है। टैक्स प्लस कब होता है और माइनस कब होता है? अगर टैक्स लायबिलिटी है तो माइनस होगा, और अगर टैक्स आपका गेन है, एडवांटेज है, बेनिफिट है, तो हम उसे ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं यहाँ से। आफ्टर टैक्स प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जो पहले वाला एसेट था, अब तो नया है ना, एक उससे पहले वाला एसेट था जो रिप्लेस किया गया था, उससे भी प्रोसीड्स और प्लस माइनस टैक्स करना होता है। और प्लस माइनस होता है चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ प्लस माइनस लिखा तो होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग टर्मिनल कैश फ्लो के लिए चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल हमारे लिए मोस्टली कैश इनफ्लो होता है। वजह क्या है? जब हमने काम शुरू किया तो तब आती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस केस में ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड होता है, आपके आउटफ्लोज ज़्यादा होते हैं, ठीक, कैश आउटफ्लो ज़्यादा होता है उस टाइम पर, इसलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। टर्मिनल के टाइम पर ज़्यादातर कैश इनफ्लो होता है क्योंकि हमने सब कुछ रिसीव कर लिया होता है। इन दैट केस हमारे सामने जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो आपको हम उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक। चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल को ऐड करना है इन टर्मिनल कैश फ्लो। अच्छा जी, मैं आती हूँ डायरेक्ट टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जी लूनर इंडस्ट्रीज इज़ करंटली एनालाइजिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन दैट कॉस्ट $1,60,000 एंड रिक्वायर्स $20,000 इन इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी कि जो 1,80,000 है वो क्या बन जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट। परचेज ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ $30,000 टू सपोर्ट द एक्सपैंडेड लेवल ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ से खुद ही आइडिया हो रहा है कि जो 30,000 है ये आपका चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक। द फर्म्स plans to depreciate the machine under MACRS using a 5-year recovery period. Okay, see table, this is this, and expects to sell the machine to net $10,000 before taxes at the end of its usable life. ठीक हो गया। The firm is subject to a 40% tax rate. Option A है जी, calculate the terminal cash flow for a usable life of 1 3 years, 2 5 years and 3 7 years. अब करना क्या है हमें, इसकी जो है वो हमें डिफरेंट तीन तरह की हमें यूजेबल लाइफ्स गिवन है, और हमें उन यूजेबल लाइफ्स के अकॉर्डिंग टर्मिनल कैश फ्लो की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको अभी सॉल्व किया है। तो इस केस में जब 3 साल थे, सेल प्रोसीड जो यहाँ बताई हुई थी उसने, ये 10,000 है, वो हर केस में 10,000 ही रहेगी, ठीक। जो टैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? मैंने इसे वर्किंग की हुई है। कॉस्ट थी 180,000, डेप्रिसिएशन हमने ली है, चूँकि अब 3 साल है तो मैंने 3 साल के रेट्स लिए हुए हैं 5 ईयर रिकवरी पीरियड में से। 71% आता है वो निकाल लिया। बुक वैल्यू निकाली, कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू आगे चाहिए वाली। अब गेन कितना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस थी 10,000, बुक वैल्यू है ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस में गेन नहीं हुआ, आपको लॉस हो गया। जब आपकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए बुक वैल्यू से तो आपको लॉस होता है। लॉस मीन्स आपको टैक्स बेनिफिट हुआ, टैक्स पे नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने टैक्स यहाँ पर ऐड कर दिया। 16,880 ऐड किया गया है। उसके बाद चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, एज आई ऑलरेडी सेड के टर्मिनल कैश फ्लो निकालते वक्त हम इसको ऐड ही करते हैं मोस्टली। उसकी वजह ये है, ये कैश इनफ्लो को डिपेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसमें सब कुछ ख़त्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो इस तरह से ऐड किया तो ये आ गया 56,880 इज़ योर टर्मिनल कैश फ्लो अंडर 3 ईयर्स। अब 5 ईयर्स में आती हूँ। सेल प्रोसीड सेम है, फ़र्क कहाँ पे आएगा, टैक्स में। अब टैक्स के लिए मैंने 5 साल के रेट्स को लिया तो वो 95% कंप्यूट करें।
95% लिया तो 171,000 फिगर आ गई। मैंने बुक वैल्यू निकाली 180 माइनस 171, तो ये आ गई जी 9,000। अब गेन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू विच इज़ इक्वल टू ओनली 1000। 40% लिया तो सिर्फ 400 का गेन, 400 का टैक्स हुआ। ठीक, गेन कितने का था, 1000 का, टैक्स कितना बना, 400 का। लेकिन जितना भी वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लाइबिलिटी है तो मैं इसे लेस करूँगी, गॉट इट, लेस किया टैक्स को 400 से। और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है, पहले भी ऐड किया था इधर, अब फिर ऐड किया 30,000 से, तो ये आ गया 39600, राइट। अब आती हूँ जो तीसरी स्टोरी थी 7 ईयर्स वाली। इसमें कहा हुआ है जी 7 ईयर्स होंगे तो क्या होगा। अगर 7 ईयर्स होंगे तो सेल वही है, टैक्स तो देखते हैं। अब जब 7 साल है ना, याद रहे कि जो रिकवरी पीरियड अगर 5 साल हो ना, तो 6th ईयर में एसेट फुली डिप्रिशिएट हो चुका होता है, लुक एट इट, ख़त्म। तो अगर आप 7 साल में देंगे, इस मतलब है कि एसेट की बुक वैल्यू 0 हो चुकी हुई है। तो मैंने लिखा बुक वैल्यू क्या हुई है, 0। अब जो भी आप बेचेंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका गेन, राइट। तो गेन कितना है, इट इज़ इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस। 10,000 का 40% लिया तो ये आ गया 4,000। 4,000 मैंने माइनस किया और ये ऐड किया तो ये आ गया जी 36,000, राइट। ऑप्शन बी है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ यूजेबल लाइफ और टर्मिनल कैश फ्लोज यूजिंग योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए। पार्ट ए में क्या देखा आपने, जब 3 साल थे तो हमारा कैश फ्लो था ये रहा 56,880। 5 साल हुए 39, कम हो गया। जब ईयर्स और बढ़े 39 से वो कितना हो गया, 36 हो गया। यानी कि जब आपके ईयर्स बढ़ रहे हैं तो आपका टर्मिनल कैश फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, ये आपने अपने फाइंडिंग्स से बताया। सी पार्ट में आ जाओ, अज्यूमिंग अ 5 ईयर यूजेबल लाइफ। अब उसे खुद कहिए कि आपने 5 साल वाला यूजेबल लाइफ को लेना है। कैलकुलेट द टर्मिनल कैश फ्लो इफ़ द मशीन वर सोल्ड टू नेट 1 है जी 9,000 या, और 2 है जी 170,000 बिफोर टैक्सेस ऑन द एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे ईयर्स चेंज नहीं हो रहे, चेंज क्या होगा, सेलिंग प्राइस चेंज होगी। तो पहली प्राइस क्या थी 9,000, सेल प्रोसीड्स कितनी होगी 9,000। अब टैक्स पे आओ, डेप्रिसिएशन मैंने लेनी है तो रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि 5 साल यूज़ हुआ तो 95% हो गया, तो ये आ गई जी 171,000। बुक वैल्यू क्या बनेगी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू 9,000। अब 9,000 ही आपकी सेलिंग प्राइस थी, 9,000 ही आपकी बुक वैल्यू है। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, नो गेन नो लॉस। जब गेन ही नहीं है तो मैंने क्रॉस लगा दिया, फिर टैक्स भी नहीं होगा, टैक्स 0 हो गया। टैक्स 0 कब होता है, व्हेन देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको लॉस होगा तो टैक्स एडवांटेज होगा, अगर आपको गेन होगा तो टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। ये बात माइंड में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल मैंने एज इट इज़ ऐड किया तो ये आ गया जी 30,900। अब मेरे सामने दूसरा केस क्या था, 170,000, सेल प्रोसीड्स क्या है 170,000। टैक्स पे आ जाओ, बुक वैल्यू पहले निकाली वो तो वही रहेगी 9,000। गेन कितना हो गया 170 माइनस 9 यानी कि 161,000 में गेन हुआ आपको। इससे 40% लिया तो ये आ गया जी 64,400। योर टैक्स लेस करेंगे, गेन है ना तो अब लायबिलिटी बनेगी। लेस किया, ऐड किया वर्किंग कैपिटल को तो ये आ गया जी 1,35,600 योर टर्मिनल कैश फ्लो। डी वार्ड है इसका जी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सेल प्राइस ऑन टर्मिनल कैश फ्लो यूजिंग योर फाइंडिंग्स इन पार्ट सी। इनके चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ा, जब आपकी सेलिंग प्राइस 9,000 थी तो टर्मिनल कैश फ्लो वॉज 30,900। जब ये वैल्यू बढ़ गई है तो ये भी बढ़ गया है। यानी कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो कैपिटल जो गेन है ज़्यादा होगा और फिर आप अकॉर्डिंगली टर्मिनल कैश फ्लो भी आपका ज़्यादा हो रहा है सेलिंग प्राइस के बढ़ने से, राइट। अब आती हूँ, अच्छा इस क्वेश्चन में नोटिस से बात ये थी कि सिर्फ 2 चीज़ें ली हुई थी, एक था न्यू एसेट और एक था वर्किंग कैपिटल। ओल्ड एसेट नहीं आया था। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 22 है मैं इसमें आ रही हूँ, इसमें एक ओल्ड एसेट की स्टोरी भी मौजूद है। Russell Industries is considering replacing a fully depreciated machine that has a remaining useful life of 10 years with a newer, more sophisticated machine. अब उसने वर्ड लिख दिया हुआ है, किधर गया, अच्छा ठीक है, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। द न्यू मशीन विल कॉस्ट
$200,000 and will require $30,000 in installation cost. ये न्यू मशीन की बात हो रही है. It will be depreciated under MACRS using a 5-year recovery period. See table this. A $25,000 increase in net working capital. ये आ गया net working capital की वैल्यू. The firm's managers plan to evaluate the potential replacement over a 4-year period. 4 साल की बात कर रहे हैं. They estimate that the old machine, अब स्टोरी बिल्ड हो रही है ओल्ड मशीन की. Old machine could be sold at the end of 4 years to net $15,000 before taxes. ये जो 15,000 है क्या है? Selling price of old machine. The new machine at the end of 4 years will be worth $75,000 before taxes. ये new machine की वैल्यू है. Calculate the terminal cash flow at the end of year 4. 5 नहीं कह रहा, 4 कह रहा है. That is relevant to the proposed purchase of the new machine, right? The firm is subject to a 40% tax rate. अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ है? से पहले मैंने कहा है आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स ऑफ न्यू मशीन, तो वो उसने बता दिया था कितने की होगी 75,000. मैंने वही फिगर यहाँ से ली है 75,000. ओल्ड उसने लेस करते हैं लिखा हुआ था 15,000, मैंने वही 15,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15,000. ठीक, अब टैक्सेस पे काम बेसिकली जो मैं अलग दिखाती हूँ. जब न्यू एसेट है उसे कॉस्ट थी 2 लाख, बाइंग प्राइस थी, फिर इंस्टॉलेशन थे 30,000, तो कॉस्ट कितनी होगी 2,30,000. अब उसने कहा हुआ है कि 4 साल की आपने लेनी है डेप्रिसिएशन, तो वो है जी 83% बनता है अंडर 5 ईयर रिकवरी पीरियड. जब वो निकाला तो कितना आ गया जी 1,90,900. बुक वैल्यू निकालनी है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो लिया, तो ये आगे जी बुक वैल्यू 39,100. अब सेल प्राइस क्या थी इस केस में न्यू में 75,000. गेन क्या हुआ सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू, राइट, विच इज़ 35,900. इसका 40% लिया तो ये जी 14,360. जब भी गेन होगा टैक्स लायबिलिटी होती है, ये मैंने इसलिए माइनस कर दिया. ठीक हो गया, ये हो गया जी आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स 60,640. अब आ जाओ ओल्ड पे. ओल्ड पे क्या हुआ, उसने ओल्ड में खुद लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, वो कि रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं अ फुली डेप्रिशिएटेड मशीन जिसकी बुक वैल्यू ख़त्म हो चुकी हुई है. यानी कि बुक वैल्यू क्या है इसकी अब 0, मैंने लिख दिया है बुक वैल्यू 0 है. तो गेन क्या होगा, गेन वही होगा जो आपकी सेलिंग प्राइस है. अब वो कितनी थी 15,000. टैक्स का करेंगे 15,000 का लिया 40% तो 6,000, राइट. अब इस केस में क्या हुआ कि जब आपने निकालना है आफ्टर टैक्स सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीन, सेल प्रोसीड्स कितनी थी 15,000. अब यहाँ पर जो हमने टैक्स ले वो अब आपने टैक्स माइनस करना है, हाँ माइनस करना है यहाँ से 6,000. लाइबिलिटी है ना, गेन कितना था हमारा 15,000 का, उस पर टैक्स लिया तो वो 6,000 आया, माइनस किया, और माइनस करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट साइन नहीं डाला, लेट मी ऐड दैट साइन इनटू इट. 15,000 माइनस 6,000, राइट. तो ये माइनस किया और ये आ गया जी 9,000, राइट. और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल एज आई सेड कि वो ऐड होता है इन टर्मिनल कैश फ्लो, तो मैंने ऐड कर दिया. तो ये दो चीज़ें ऐड होगी और ये माइनस होगा, तो ये आ गया 76,640. अब इस क्वेश्चन में तीनों आइटम्स थी, यानी कि ओल्ड एसेट भी था, न्यू भी था और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल भी था, राइट. तो ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है. अब आपने करना ये है कि बुक के अंदर जो अगले 2-3 क्वेश्चन हैं खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. और साथ साथ एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है, देखना है उसको, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है लास्ट ईयर, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर मैंने देखा हुआ है इसको. ये एग्जाम्पल गिवन है पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम में 11.10. इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और उसको ज़रूर देखना है. ठीक, तो इस तरह से हमारा जो तमाम सिलेबस है वो अब कवर हो चुका है.